हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे जो आज प्रश्न दिया गया है आप लोगों को उसके बारे में। तो उसमें जो प्रश्न है मानव विकास सूचकांक की बात की गई है, उसके आयाम की चर्चा करनी है, फिर भारत की स्थिति बताने, मतलब एक प्रश्न के 3 भाग हैं। 3 भाग में सबसे पहले हम मानव विकास सूचकांक के बारे में बात करेंगे। उसका तात्पर्य क्या है भाई, ठीक है, किन को शामिल किया जाता है, किन बातों पर ध्यान रखा जाता है, फिर किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, ये चीज़ हो गई। फिर उसका इतिहास भी थोड़ा सा बताना है हमें, ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इसके आयामों की चर्चा करनी है। तो तात्पर्य की सबसे पहले, उसके बाद फिर लास्ट में क्या, बिल्कुल लास्ट में तो निष्कर्ष देंगे, लेकिन निष्कर्ष से पहले हम भारत की स्थिति भी बताएंगे। भारत की स्थिति क्या है इसमें, ठीक है। तो तात्पर्य क्या है भाई, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सशक्तिकरण व आय और अवसरों की उपलब्धता में वृद्धि करने की एक प्रक्रिया है। स्वस्थ भौतिक वातावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को इसमें शामिल किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट का मापन यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। यूएनडीपी को हम इस तरीके से लिखेंगे, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रश्न को आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो जो पूछा जाए उतना तो ज़रूर बताइए। कहीं समीक्षा करने की बात है तो दोनों पक्षों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल अब यह एक सांख्यिकी उपकरण है जिसका उपयोग सामाजिक और आर्थिक आयामों में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक द्वारा 1990 में किया गया था, जिसका उपयोग यूएनडीपी द्वारा देशों के विकास को मापने के लिए किया जाता है, ठीक। पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था और तब से लेकर अब तक यूएनडीपी द्वारा ये काम किया जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूएनडीपी द्वारा जो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है उनके आयाम कौन कौन से हैं। तो आयाम की जब बात करेंगे तो बात करेंगे भाई, इसमें लंबा और स्वस्थ जीवन है, ज्ञान है, रहन सहन का उचित स्तर है। ये 3 आधार हैं इसके। इसमें इन 3 आधारों पर 4 संकेतकों, ठीक है, को ध्यान में रखा जाता है। वो 4 संकेतक क्या क्या हैं, जैसे लंबा और स्वस्थ जीवन है तो इसमें जीवन प्रत्याशा के आधार पर मापा जाता है 20 से 85 वर्ष के आधार पर, पहली बात है। दूसरा ज्ञान है। ज्ञान कैसा है, ज्ञान 2 प्रकार का है। एक तो है स्कूली शिक्षा का अनुमानित वर्ष जो कि 0 से 18 वर्ष के बीच में है, और दूसरा है स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष जो कि 0 से 15 वर्ष के लिए है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके अलावा रहन सहन का उचित स्तर, ये प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के रूप में होता है। जैसे $100 से लेकर 75,000 US तक, ठीक है। ये चीज़ हमें इतना इसमें करना है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि भारत सरकार इसके लिए, इसे प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी योजना चला रही, या बिहार सरकार कौन कौन सी योजना चला रही, बिहार बीपीएससी के लिए एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, तो अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा की। सरकार द्वारा पूछा जाए तो सरकार, भारत सरकार भी उसमें, बिहार सरकार भी आ जाएगी। लेकिन अगर नहीं पूछा जाता है तो हमें लगता है कि नहीं बताना चाहिए। अगर पूछा जाए तो क्या बताना चाहिए, बिहार सरकार द्वारा मान लीजिए जो ये प्राप्त करने के लिए योजना है वो कौन कौन सी है। तो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, मतलब जो 7 निश्चय योजना है उसका हमें वर्णन कर देना है इस वाले भाग में, ठीक है। अब हम चलेंगे, पिछले जो प्रश्न हुए हैं उसमें हम चर्चा करेंगे। प्रश्न है 17वां G20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए, इसका महत्व और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संभावनाएं और इसकी चुनौतियां क्या हैं। तो G20 विश्व की प्रमुख तेजी से उभरती, देखिए यहाँ पर
गलती हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना था, सबसे पहले 17वां G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बात करनी थी यहाँ पे, लेकिन पहले इतिहास की बात हो गई कि G20 विश्व की प्रमुख और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। 2022 में 17वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडोनेशिया बाली द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इस बैठक का मुख्य विषय क्या है, एक साथ एक साथ अ, अधिशांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया का निर्माण रहा, ठीक है। इस सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात कर पूर्वी लद्दाख में LAC पर सभी विवादित मुद्दों के शीघ्र समाधान का आह्वान किया है, ठीक है। G20 समूह के भीतर उभरते मतभेदों का संकेत दिए गए, इस पर चर्चा हुआ है। फिर G20 भारत के लिए महत्व है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संभावनाएं चुनौतियों को इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसमें इन्होंने दिखा दिया कि G20 वैश्विक योगदान क्या है, ये सही की है, ये बताना जरूरी भी है, ठीक है, क्योंकि G20 के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर भारत के लिए इसका महत्व क्या रहेगा, फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य संभावना क्या है, उसकी चुनौती क्या, आगे उसकी राह क्या होगी। तो G20 का योगदान क्या है भाई, वैश्विक GDP में 90% का योगदान है, वैश्विक व्यापार का लगभग 80%, जनसंख्या का 60%, जीवाश्म ईंधन जनित उत्सर्जन का लगभग 80% से अधिक का योगदान है। तो भारत के लिए महत्व क्या है भाई, भारत के लिए महत्व देखें, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ब्रिस्बेन में रखा गया प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव जो आपदा लचीली आधारभूत संरचना के लिए स्थानांतरण को G20 के देशों ने स्वीकार किया था, गठबंधन को, ठीक है। यहाँ पे फिर भारत पहली बार ट्रोइका समूह में शामिल हुआ है, जिससे भारत को उभरती शक्तियों के मध्य बढ़त प्रदान करेगी। फिर भारत को द्विपक्षीय संबंधों को व्यवस्थित रखने मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है, आतंकवाद से लड़ने में सहायक होता है। संभावना क्या है, संभावना भाई स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, व्यापार आदि क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा तकनीकी क्षेत्र में भारत को सहायता मिल सकती है। इसके अलावा संस्कृति और पर्यटन, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, आपदा जोखिम में कमी इत्यादि में संभावनाएं हैं। फिर G20 के सदस्य देशों के मध्य विकासात्मक सहयोग, आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई, बहुपक्षीय सुधार पर सहयोग मिलने की संभावना है। फिर मानव संसाधन विकास और रोजगार के नए अवसर के लिए 2025 तक कार्यबल भागीदारी में लैंगिक अंतराल को 25% तक कम करने की प्रतिबद्धता होने के कारण भारत में इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। हालांकि G20 समूह में कुछ चुनौतियां हैं, तो चुनौती क्या है भाई, देखिए भारत के लिए चुनौती की बात है यहाँ पे, ठीक है। अब औपचारिक चार्टर अभाव के कारण पारदर्शिता में कमी होना, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कमी हुई है। इन्होंने G20 की चुनौती बताई, यहाँ पे भारत के लिए चुनौती बतानी थी, ठीक है। तो G20 कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्था नहीं है, सामाजिक असमानता लोकतंत्र में के समक्ष वैश्विक खतरों से निपटने में विफल रहा है, अत्यंत सीमित प्रतिनिधित्व होने का आरोप है, सिर्फ बड़ी कंपनियों को मजबूत करने का प्रयास करना भी एक बड़ी चुनौती। इससे निपटने के लिए आगे की राह भी है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है कि ये भारत के पक्ष में बताना था, ये G20 को ध्यान में रख के बताया गया है, ठीक। आगे की राह में क्या है, ये थोड़ी थोड़ी कमियां हैं जो हमको सुधार करने की ज़रूरत है, और ये प्रश्न का व्याख्या ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि भाई इसमें कमी कहाँ है, ठीक है। फिर आगे की राह में विभिन्न राष्ट्रों की अध्यक्षता के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर वार्ता होनी चाहिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना होगा, कोविड-19 के बाद मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए। निष्कर्ष तो सही है, निष्कर्ष में कोई दिक्कत नहीं, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत के लिए G20 वैश्विक भू राजनीति और समावेशी विकास की दृष्टि से बहुपक्षीय मंच के रूप में महत्वपूर्ण है, और भारत के लिए G20 देशों के उभरते बाजारों को एकीकृत और समन्वय का अवसर प्रदान करेगा। अतः वैश्विक मुद्दों और समस्याओं को हल करने के लिए सभी सदस्य देशों को मिलकर कार्य करना चाहिए, ताकि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होंगे, ठीक है। ये हो गया प्रश्न। आगे हम देखेंगे राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये देखिए वाला प्रश्न हो चुका है पहले भी, ठीक है।
ये वाला प्रश्न हो चुका है मुख्यमंत्री वाला भाई, ठीक है, ये वाला भी। अब इस वाले प्रश्न में हम देख लेंगे क्या हुआ है, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए इस वाले प्रश्न देखेंगे, जो उसमें कमियां रही हैं G20 वाले में, इसमें क्या सुधार हुआ है। ये वाला प्रश्न सही है। G20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए महत्व और वर्तमान परिप्रेक्ष्य। देखिए इन्होंने भी वही काम किया है, इतिहास पहले बता दिया, फिर सदस्य देश के बारे में बता दिए, जो इनका योगदान क्या क्या है, ठीक है। 17वां का बाद में किया, इनको 17वां का पहले करना था, इतिहास वाला बाद में पोर्शन निभाना था, ठीक है, निपटाना था। फिर समाप्त होते ही 1 दिसंबर 2022 से भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, इस जिससे ये चीज़ सही है, ये चीज़ इन्होंने इसमें कर दी, बढ़िया कर दी है इसमें, ठीक। 17वां G20 शिखर सम्मेलन समाप्त होते ही 1 दिसंबर 2022 से भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर वैश्विक एजेंडा में योगदान करने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री अलग अलग विश्व नेताओं को चंबा के रुमाल, कांगड़ा के मिनिएचर पेंटिंग, किन्नौर और कुल्लू के शॉल, पीतल का सामान उपहार में देंगे। इससे हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति अलग अलग देशों तक पहुंच सकेंगी। ये पहला महत्व है भारत के लिए। दूसरा है, भारत की विदेश नीति वैश्विक मंच पर लीडर की भूमिका निभाने के लिए विकसित हो सकेगी, ठीक है। भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने वाले विषय पर सबसे अधिक सहयोग कर सकता है, जिससे महामारी के बाद की दुनिया में सामाजिक आर्थिक बहाली के लिहाज से रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बल मिले और भारत अपनी सॉफ्ट पावर को और पुष्ट कर सकता है, मतलब मजबूत कर सकता है, ठीक है। फिर इस मंच से भारत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ महत्वपूर्ण देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। फिर G20 की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संभावना भी है भारत के लिए। क्या संभावना भाई? अतीत की गलतियों और उनमें सुधार के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों की जांच करने के लिए व्यापक रूप से और नियमित रूप से समीक्षा के लिए प्रेरित किया जा सकता है। पहली चीज़ हो गई, ये भी बढ़िया है। फिर विश्व स्तर पर आर्थिक संदर्भ में किसी भी तर्क संगत परिवर्तन को शामिल करते हुए स्थिरता दृष्टिकोण के क्षेत्र पर एक प्रमुख ध्यान दिया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, आतंकवाद और अन्य असमानताएं पहले कभी नहीं थीं, लेकिन उन्हें अधिक समय तक दृश्य से बाहर नहीं रखा जा सकता। वे व्यापक रूप से सत्ता के खेल और किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थितियों को भी प्रभावित करते हैं। ये भी बात सही है भाई। अर्थव्यवस्थाओं के नियमों में सुधार, जिनकी समस्याओं ने संकट को जन्म दिया और भविष्य में समस्याओं को रोकने के लिए सुरक्षा जालों का निर्माण किया है। फिर G20 को अपने स्वास्थ्य एजेंडा, महामारी की तैयारी, प्रतिक्रिया तंत्र जैसे सुरक्षा प्राथमिक के अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों पर भी अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। G20 सचिवालय को आने वाले वर्षों में बहुपक्षीय मंचों पर वैश्विक मुद्दों पर भारत के नेतृत्व का समर्थन करने और योगदान करने के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता सहित क्षमता निर्माण को भी सक्षम बनाना चाहिए, ठीक है। अब भारत के लिए चुनौती है, क्या है चुनौती भाई? देखो, सीमा पार संघर्ष, आतंकवाद पहली चुनौती, ये है इस प्रश्न का ओरिजिनल विषय, ठीक है। भारतीय प्रतिष्ठान के लिए आतंकवाद अत्यंत सुरक्षा का मुद्दा होने के साथ G20 में इसकी स्वीकृति भारतीय चिंता की स्वीकृति है। भारत ने आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए G20 पहल की भी सराहना की थी। फिर आर्थिक मुद्दा है, एक राष्ट्र के रूप में भारत अपनी जनसंख्या के आकार और शासन के आयामों के कारण भारी आर्थिक विषमताओं का सामना करता है। भारत अभी भी अपने SDG लक्ष्यों को आर्थिक रूप से अपनी व्यापार नीतियों और व्यापार तत्वों को महामारी के बाद के युग में पूरा करने की चुनौती का सामना कर रहा है, ठीक है। फिर मौद्रिक नीतियों और तेल की कीमत में अस्थिरता से वित्तीय कमजोरियां भी आएंगी भाई, ठीक है, ये एक समस्या है। तो तेल की कीमतों में अस्थिरता के साथ साथ चुनिंदा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की मौद्रिक नीतियों से लगातार खतरा बना रहता है। यह उभरते बाजार के बीच वित्तीय कमजोरियां पैदा करता है। फिर बात करेंगे आंतरिक मुद्दे हैं। G20 के आकलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और SDG 5 पर 2030 एजेंडा के परिमाण को आकार देने में मदद की, जो कि क्या है? लैंगिक समानता है। SDG 5 क्या है? लैंगिक समानता से संबंधित है, ठीक है। ये एक पॉइंट ही आपका तैयार हो गया प्री के लिए भी। SDG 5 किससे संबंधित? लैंगिक समानता से। अब निष्कर्ष इन्होंने दे दिया, तो ये इनका उत्तर बढ़िया है। और ऐसे उत्तर अगर लिखेंगे तो 38 में से कोई
चाहे जितना भी बढ़िया लिखेगा उससे 1 नंबर इनको ये प्लस में रहेंगे, 1 नंबर, 1 से 2 नंबर प्लस में चलेंगे। ठीक है, ये तरीका बढ़िया है, अच्छा है। इसके अलावा आगे है, भारत में गरीबी के प्रमुख, अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों की चर्चा कीजिए। भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो बीपीएससी के लिए लिख रहे हैं तो इसमें भारत सरकार पूछा कि बिहार सरकार के लिए भी हम बता सकते हैं फिलहाल। तो गरीबी क्या है? एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति न्यूनतम जीवन स्तर की आय प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 में बिहार में 51.91% सर्वाधिक गरीब आबादी है। भारत में 15 वर्षों में कम से कम 415 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, जिससे गरीबी की घटनाओं में 55.1% से 16.4% की गिरावट हुई है। ठीक है, शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक थी, क्योंकि गरीबी 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26.3% से घटकर 2019 में 11.6% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसी अवधि में गिरावट 14.2 से 6.2% हो गई है। ठीक है, अब कारण क्या भाई? गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? देखिए, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और व्यक्तिगत कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो कौन कौन से सामाजिक कारण में क्या क्या आएगा भाई? सामाजिक कारण देखिए, संयुक्त परिवार व्यवस्था, धार्मिक सामाजिक कर्मकांड पर व्यय, स्वास्थ्य सुविधा का निम्न स्तर, सार्वभौम बीमा का अभाव। आर्थिक कारण में पिछड़ी हुई खेती, संसाधन का असमान वितरण, उद्योगों का असंतुलन विकास, धन का दोषपूर्ण संचय, आधारभूत संरचना की कमी है। ठीक है, फिर राजनीतिक कारण है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, जनसंख्या का बढ़ता दबाव, राजनीतिक भ्रष्टाचार भी इसमें शामिल है। अब देखिए, जो अब इन कारणों को हम थोड़ा बहुत बता भी सकते हैं। कृषि के खेत का छोटा आकार, कम उत्पादकता गरीबी के कारण है। साथ ही भूमि जोत पूंजी की कमी, खेती के नई तकनीकों की जानकारी का अभाव है। भंडारण के दौरान का व्यय इसका प्रमुख कारण है। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही भी पिछले 45 वर्षों के दौरान देखा जाए तो इसमें देखिए इन्होंने जो किया है, लगभग बोल देना चाहिए, ये थोड़ा सही रहेगा, और लगभग 2.2%। ठीक है, प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा, जिसका अर्थ है यहाँ औसतन प्रत्येक वर्ष देश की आबादी 1.7 मिलियन लोग जुड़ जाते हैं आबादी में। ठीक है, जिससे इससे उपभोग और मांग में वृद्धि भी होती भाई। भारत में धार्मिक अंधविश्वास काफ़ी व्याप्त है, अतः विवाह, धार्मिक अनुष्ठान, त्योहारों के दायित्व को पूरा करने हेतु किया गया व्यय समाज में वर्चस्व को बनाए रखने हेतु कई संस्कारों में व्यय गरीबी को जन्म देते हैं। ठीक, फिर भारत में उद्योग धंधों का भी असंतुलित विकास है, तो औद्योगिक कल कारखानों का विकास होते हुए भी लोग बेरोजगारी गरीबी का सामना कर रहे हैं। देश में कृषि क्षेत्र में अल्प रोजगार प्रच्छन्न रोजगार है, बेरोजगारी है ना वहाँ पे, जिससे हुई पिछड़ी हुई अवस्था में। फिर राजनीतिक दल वर्तमान समय में लोक हित पर कम बल्कि स्वयं के हित में लगे हैं। शासन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचारी सरकार के क्रियान्वयन का उचित रूप व्यवहार में नहीं आ पाना भी इसका प्रमुख कारण है। देखिए, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसको इस तरीके से ना लिख के उसको हम थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, और अगर लिखना भी है तो इसमें हम लिख सकते हैं, राजनीतिक दल वर्तमान समय में लोकहित पर कम लेकिन स्वयं के हित पे, स्वयं के लोक हित की अपेक्षा स्वयं के हित पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और शासन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचारी वाली, ये थोड़ा सा सही नहीं लाइन। ठीक है, इसको ये पॉइंट हटा देना चाहिए। फिर श्रम की कार्यशक्ति कम होने के कारण उत्पादन भी कम होता है, साथ ही उत्पादन की किस्म भी अच्छी नहीं हो पाती है। कम उत्पादकता के कारण प्रति व्यक्ति मजदूर में कमी आ जाती है तथा वे गरीब होते चले जाते हैं। ठीक है, अब इसका जाल कैसा है? देखिए, कम आय है भाई। ठीक है, आर्थिक वृद्धि में कमी है, आर्थिक वृद्धि में कमी है, कम आय है इसलिए बचत कम है, फिर कम निवेश है, आर्थिक वृद्धि भी कम हो रहा। कम आय क्यों है? तो कम आय से क्या होगा? शिक्षा स्वास्थ्य का निम्न स्तर होगा, उससे मानव पूंजी कमी होगी, उत्पादन भी कम होगा। तो ये है इसका जाल। अब उपाय क्या भाई? उपाय भी देख लेंगे। तो बिहार सरकार के रूप में 7 निश्चय योजना जो है उसको आपको ध्यान रखना। फिर गरीबी दूर करने के उपाय में क्या है कि आय के साधन और अवसर में वृद्धि करना, खासकर कृषि क्षेत्र में नए नए तकनीकीकरण, कृषि सुधार को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। कुटीर लघु उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया जाए। औद्योगिक विकास के द्वारा रोजगार के नए नए अवसर का सृजन किया जाए।
पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचाते हुए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। फिर साख उपलब्धता में वृद्धि और इसके सहज उपलब्धता से गरीबी समाप्ति में मददगार होगा। स्वास्थ्य सुविधा में सुधार होनी चाहिए। बचत की आदतों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सामाजिक दुर्व्यसन जो गलत आदतें होती हैं लोगों की, उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। सरकार द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रम, सामाजिक बीमा, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन करना आवश्यक है जिससे लोगों का विकास हो सके। अब सरकार के कार्यक्रम क्या हैं? गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम देखिए, रोजगार सृजन के कार्यक्रम है जैसे मनरेगा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में सरकार द्वारा मांगों के आधार पर 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है। 15-16 में जहाँ कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 7.21 करोड़ हुआ करती थी, वहीं 2018-19 में देखेंगे तो 7.76 करोड़ हो गई है इस समय। ठीक है। फिर बिहार के महिला उद्यमी योजना है, बिहार की बात हो रही है, तो इसके तहत बिहार सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को व्यवसाय और उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख होगा अनुदान द्वारा दिया जाएगा और 5 लाख होगा जो ब्याज मुक्त ऋण रहेगा। ठीक है। फिर स्टार्टअप इंडिया है, इसका उद्देश्य देश में नवोन्मेष और स्टार्टअप के पोषण के लिए मजबूत परिवेश तैयार करना। रोजगार है तो कुशल भारत कार्यक्रम भी है। ठीक है। RSETI योजना है, तो अब एक चीज़ ये है कि इसको आप इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिखिए। बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण BPL युवाओं को, BPL भी हिंदी में लिखना है, युवाओं के आवश्यक कौशल प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए संस्थान की स्थापना की गई है। कुशल युवा कार्यक्रम, मुद्रा योजना है। फिर स्किल इंडिया, खाद्य सुरक्षा के भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है। ये भी आप बता सकते हैं। जीविका योजना है, बिहार सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है। ठीक है। फिर बिहार का राशन कार्ड, मिड डे मील है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम देखें तो आयुष्मान भारत योजना है, आवास योजना है। बिहार सरकार का देखें राज्य निःशक्तता पेंशन योजना है, 40% विकलांगता जिसके पास होगी उसको मिलेगा। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, 300 रुपया पेंशन। 18 वर्ष से ऊपर विधवा को देने का प्रावधान। मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि आदि का प्रावधान किया गया है। ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट होगा और उसके बाद हमें निष्कर्ष भी देना पड़ेगा। तो निष्कर्ष के रूप में, अतः गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं काफ़ी प्रशंसनीय हैं। इसी तरीके से निष्कर्ष होना चाहिए। ठीक है। बहुत बढ़िया है इन्होंने। ठीक है। चलाई योजना प्रशंसनीय, साथ ही तीव्र आर्थिक विकास और सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से देश से लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में मददगार होगा। ठीक है। ये बहुत बढ़िया, इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से निष्कर्ष हो जाएगा। ओके, चलिए आगे है। एक प्रश्न ये है, ये प्रश्न भी देख लेते हैं। COP26 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति की व्यवहारिकता पर बल देते हुए आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिए। तो पहले तो हम बात करेंगे COP26 शिखर सम्मेलन। ठीक है। इसमें ये कहाँ हुआ था, ये सब बातें करेंगे। फिर भारत की प्रतिबद्धता रही है 5, वो बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 2070 वाली। इसमें जो इन्होंने बल दिया उसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है। तो चलिए पहले बात करेंगे ग्लासगो में आयोजित COP26 की बैठक में विश्व के सभी देश जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए सहमत हुए और प्रायः सभी देशों ने कार्बन उत्सर्जन के लिए अपने स्वैच्छिक लक्ष्य को तथा तय कर कि इस संबंध में अपनी भागीदारी और जिम्मेवारी को बढ़ाने का प्रयास किया है। इसी संबंध में भारत द्वारा स्वैच्छिक रूप से घोषित किया गया कि भारत 2070 तक कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ठीक है। COP26 क्या भाई, घोषित लक्ष्य क्या क्या है, सफलता है। फिर भारत द्वारा जो घोषित 5 लक्ष्य हैं वो चुनौती क्या है, भारत सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो तो क्या है। अब भारत द्वारा बात होगी करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो भारत की क्या है, 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुँचाना है। 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा की ज़रूरत अक्षय ऊर्जा से प्राप्त पूरी करेंगे। 2070 तक भारत नेट जीरो लक्ष्य हासिल करेगा। अब से लेकर 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी भी करेगा भारत 2030 तक। ठीक है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा। तो भारत सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो क्या है इसके लिए 2070 के लिए भाई, तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का लक्ष्य है। 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है।
रेलवे द्वारा 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य से सालाना 60 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी भी आएगी। ठीक है। फिर फेम योजना है। फेम योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। कृषि क्षेत्र में कुसुम योजना द्वारा सौर पंपों का प्रयोग किया जाएगा। सफलता क्या है? भारत विश्व में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है, पहली बात। फिर पेट्रोल में इथेनॉल का मिलाना, जैविक विकास, भारत में बढ़ता वन क्षेत्र आज संबंध में सफलता की ओर अग्रसर कर रहा है। भारत में वर्तमान में BS6 वाहन उत्सर्जन मानक लागू होने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आ रहा है। फिर LED बल्ब अभियान सालाना 40 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम कर रहा है। ठीक है। भारत सरकार की उज्ज्वला योजना है, कुसुम योजना है, फेम योजना, इनके माध्यम से भी कार्बन उत्सर्जन में कमी हो रही है। अब चुनौती क्या आने वाली है? चुनौतियाँ भी हैं भाई। देखो क्या है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन संतोषजनक है, लेकिन भारत की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को भविष्य में पूरा करने के लक्ष्य से बहुत दूर है अभी। फिर भारी और आधारभूत उद्योग और बिजली उत्पादन में अभी भी कोयले का प्रयोग बड़े स्तर पर हो रहा है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे ये ना नवीकरणीय ऊर्जा जो इथेनॉल इथेनॉल की बात हो रही, वहाँ पे खाद्य संकट भी, ऐसा एक वो भी हो जाएगा पॉइंट। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वित्त की प्राप्ति में कठिनाई होगी। COP26 में विश्व के देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के बाध्यकारी लक्ष्य की जगह स्वैच्छिक लक्ष्य है। ठीक है, तो ये एक चीज, एक ये भी चुनौती है। निष्कर्ष के रूप में अब हम बता सकते हैं यहाँ पे कि विश्व के सभी देश जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय संकट के समाधान को लेकर एक साथ खड़े हैं। भारत की भी अपने स्व घोषित कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। ये आपका निष्कर्ष हो गया। बढ़िया लिखा है। ठीक है। फिर आगे देखेंगे 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, भारत के लिए महत्व, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संभावना और इसकी चुनौती देख लेंगे। तो ये वाला प्रश्न देख लेंगे, इसके बाद न हो तो रोक देंगे फिर वीडियो, है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। 14वां ब्रिक्स में देखें क्या है। ब्रिक्स क्या है? पहली बात तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 14वां ब्रिक्स के बारे में बात कर लेना था। ठीक है, लेकिन इन्होंने पहले इतिहास की बात की। तो ब्रिक्स 5 उभरते विकासशील देशों का समूह है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसके इसका शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के एकतेरिनबर्ग में हुआ था। प्रारंभ में यह 4 देश थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना का समूह था। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, तब से ये ब्रिक्स हो गया। ठीक। ब्रिक्स कुल वैश्विक क्षेत्रफल का 26% है। आबादी का 41.5, लगभग 42 कर देंगे उसको। कुल वैश्विक जनसंख्या में 3.21 अरब का। ठीक है। और GDP में देखें तो कुल वैश्विक उत्पादन के 1/4 इसकी हिस्सेदारी है। ठीक है। ब्रिक्स क्या है भाई? भारत के लिए महत्व देखेंगे इसमें, फिर संभावना देखेंगे, चुनौती देखेंगे, आगे की राह, फिर निष्कर्ष देख लेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले महत्व देखेंगे भारत के लिए। आतंकवाद। ब्रिक्स भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने प्रयासों को तेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। दूसरी बात, आर्थिक और व्यापार हित भी भारत का है। चीन सहित प्रमुख बाजारों में भारत के लिए अवसर प्रदान करता है। सुरक्षा संबंधित तनाव के बावजूद चीन एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक भागीदार बना हुआ है। भारत ने सदस्य देशों को यूक्रेन रूस युद्ध के आर्थिक परिणामों से बचाने के लिए ब्रिक्स के लक्ष्य का भी समर्थन किया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की तलाश। ब्रिक्स की सदस्यता भारत के लिए वैश्विक प्रोफाइल में को बेहतर बनाती है और भारत को वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता के रूप में सामने आने का अवसर प्रदान करती है। ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे समूह में शामिल होना दोनों देशों के बीच अपनी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने का अवसर प्रदान करती है। फिर नेशनल डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, इसमें NDB ने अपने पहले ऋण में को स्वीकृति दी है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा फाइनेंसिंग स्कीम के तहत भारत के लिए मल्टी ट्रंच सुविधा के लिए $250 मिलियन का ऋण शामिल है। अब संभावना क्या होगी? संभावना की बात करेंगे तो भारत आर्थिक मुद्दों पर परामर्श और सहयोग के साथ साथ वैश्विक मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार आदि के माध्यम से ब्रिक्स की सामूहिक ताकत से लाभान्वित हो सकता है। फिर NDB भारत को बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने तथा लाभ अर्जित करने में
मदद भी करेगा। ठीक है, फिर चुनौती की बात करेंगे। एक लंबे एजेंडे के बावजूद संगठन आपसी मतभेदों से जूझ रहा है, जो कुछ बातें प्रदर्शित करती है। जैसे संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात है, जहां भारत ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर जोर दिया, वहीं चीन ने भारत के लिए स्थायी सीट के पक्ष में नहीं है। आतंकवाद की बात करें, हाल ही में जब लश्कर ए तैयबा में के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र सभा में प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया, तो चीन ने इस पर मतलब विपक्ष में वो किया, और जो चीन का विपरीत सोच को दर्शाता है। फिर द्विपक्षीय मतभेद भी है यहाँ पे। ब्रिक्स देशों का विचारधारा असमान है। ठीक है, इसके बीच व्यापक असमानताएं, द्विपक्षीय मतभेद भी होते हैं। चीन का प्रभावशाली भूमिका क्या है? समूह के भीतर चीन जिस बड़ी भूमिका का दावा करता है, वह भारत के लिए चुनौती भी है। फिर डोकलाम में भारत चीन के बीच सैन्य गतिरोध यह दर्शाता है कि ब्रिक्स सदस्यों के बीच सहज राजनीति संबंध में सुधार की जरूरत है। आगे की राह के रूप में देखेंगे तो प्राथमिकता देने की। अब यहाँ पे ब्रिक्स समूह को अपने एजेंडे में आतंकवाद से निपटने के लिए पुनः प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। साथ ही सहयोग को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि वैश्विक सुधारों के लिए ब्रिक्स सहयोग को औपचारिक रूप देने और मानदंड निर्धारित करने के लिए अधिक मुखर हो सके। हालांकि इन तमाम मतभेदों के बावजूद ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स देश उन मुद्दों पर सहयोग नहीं कर सकते हैं जहां उनके आपसी हित न मिलते हैं। बीजिंग घोषणा पत्र में 89 बार, ठीक है, विकास 105 बार सहयोग का जिक्र होना यह साफ दर्शाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ब्रिक्स बीजिंग घोषणा, ठीक है, यह साफ दर्शाता है कि ब्रिक्स समूहों का मकसद आपसी मतभेदों को दूर कर विकास की ओर अग्रसर होना है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लेकर अंतरिक्ष सहयोग पर सभी देशों ने आपसी सहयोग भी जताया है। ठीक है, ये हो गया ये वाला प्रश्न। निष्कर्ष सब कुछ इसमें आ गया। इस आधार पे आपको अपने प्रश्न लिखने चाहिए। ठीक है, फिर एक प्रश्न और देख लेते हैं, अभी टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, एक प्रश्न और देख लेते हैं, चलिए, या फिर अब रहने ही देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे कल करेंगे। ये प्रश्न तो आया हुआ है उसमें, अभी आप देखे होंगे जो ऑडिटर मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ है, तो इसको हम बाद में भी देख लेंगे। अब अगली वीडियो देखेंगे और फिर कल जो प्रश्न दिया जाएगा उसके पहले व्याख्या कर लेंगे, उसका एक फॉर्मेट मोटा मोटा बना देंगे ऐसे ही वीडियो में, फिर वो उसी के साथ फिर 7-8 प्रश्न हो जाएंगे। तो पिछले जो प्रश्न है वो सभी इसी में कवर होते रहेंगे और आप लोगों को भी मदद मिलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम सेकंड पेपर शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।